Assalamu alaikum. Today we are going to start with urogynecology. That is one of the difficult topic of gynecology. There will be three lectures. One will be on today's lecture will be on pelvic organ prolapse, and the other two will cover urogynecology. So basically, it is the abnormality of the pelvic organ anatomical defects when there is some disturbance with the pelvic floor. So first of all, we will define what is prolapse. Prolapse is a protrusion of an organ beyond its normal anatomical confines. यानी कि उसकी जो normal anatomy है, anatomical position है या anatomical location है, उससे अगर कोई organ जो है वहाँ से displace हो जाता है, so then it will be labeled as prolapse of that organ. So we will discuss pelvic organ prolapse today. So pelvic organ prolapse is a disease of the elderly woman. Elderly woman में सबसे common है. It is very rare in young females. अगर young females में it is observed या good complaints से आती है, then most likely it is due to the defects in the collagen, like Marfan syndrome, when there is some congenital defects in the collagen composition, then the patient will present with prolapse in early age. So common complaint of elderly women mostly seen is postmenopausal and multiparous women. इसकी भी आपको cause आगे जब जान चलेंगे तो पता चल जाएगी. In prolapse, straining cause protrusion of the vaginal walls at the vaginal orifice. In extreme cases, uterus may also protrude. So there will be a various degrees or stages of prolapse. So it will start from the very mild condition to severe, and it takes the many years. ये ऐसी कोई disease नहीं है कि एक दिन में अचानक develop हो जाए. It is a progressive disorder. Although ये life threatening नहीं है, लेकिन quality of life पर disturb करती है, slowly progress करती रहती है, और on passage of years में ये जो है पूरी full blown disease होती है. और पेशेंट जो है वो आपको आके बताएगा कि 4 साल से था, 5 साल से था, 10 साल से भी कोई लोग इससे जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हैं और वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बढ़ती जाती है. सो इट इज़ नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. सो टू अंडरस्टैंड कोलैप्स यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एनाटमी. ठीक है जी. तो एनाटमी हम पहले काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे पेल्विक ऑर्गन्स की, और उसके बाद आपको प्रोलैप्स की सही क्लियर पिक्चर जो है वो आपको वहीं नहीं बनेगी. सो आप इसमें नॉर्मल एक्सिस देख सकते हो. पहली पिक्चर में नॉर्मल एक्सिस क्या है, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड. ठीक है जी. एंटीवर्टेड की जो एंगल होता है एंटीवर्जन का, वो बनता है वेजिना और यूट्रस के दरमियान, और एंटी फ्लेक्शन जो है वो बिटवीन द सर्विक्स एंड द यूट्रस. सो ये आप देख सकते हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट लाइंग ऑन द ब्लैडर. ठीक है जी. फ्रंट पे ब्लैडर है, अगर किसी को नहीं पता चलेगा, पीछे दरमियान में यूट्रस और वेजिना है, और पीछे रेक्टम है, और जो एक रिंग सा बना हुआ है उसे कहते हैं बिलो द यूट्रस वेजिना और यूरेथ्रा के, दैट इज द लिबेटर एनाई मसल. ठीक है जो दैट इज द मेन पेल्विक सपोर्ट. उसके बाद आप अगली पिक्चर में देख सकते हो कि रिट्रोवर्जन में क्या हुआ है. ठीक है. दैट इज रिट्रोवर्टेड यूट्रस. यूट्रस इज नॉट फेल्ट इंटीरियरली, इट इज़ फेल्ट पोस्टीरियरली. इस अगर रिट्रोवर्जन अगर है और हम पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे तो यूट्रस हमें पोस्टीरियर पाउच में फील होगी, और अगर नॉर्मल एंटीवर्टेड पोजीशन है तो यूट्रस हमें इंटीरियर पाउच में फील होगी. इसी तरह हम आ जाते हैं तीसरी पिक्चर में, दैट इज़ द रिट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस. ठीक है जी. तो ये नॉर्मल जो है इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है यूट्रस की. अच्छा, इस पिक्चर में आप देखें, इसमें पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन आपको बड़ी अच्छी जो है नज़र आ रही है कि ग्रीन कलर में जो लाइनिंग है दैट इज़ द पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन. Peritoneum is coming on the upper surface of the bladder, then it is coming on the interior surface of the uterus. इनके दरमियान जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड मोज़ाइको यूट्राइन पाउच और एंटीरियर पाउच जिसको हम कहते हैं. ठीक है. ये नैरो है, इसकी स्पेस शैलो है. ठीक है जी. उसके बाद यूट्रस जो है वो पेरिटोनियम में ऑलमोस्ट बॉडी ऑफ द यूट्रस को कवर करके पीछे की तरफ आ गई हुई है, एंड देन इट इज फॉर्मिंग रेक्टो यूट्राइन पाउच या पाउच ऑफ डगलस या पोस्टीरियर पाउच, तीनों नाम इसको दिए जा सकते हैं. एक्सक्यूज मी. ठीक है.
इसमें जो पोस्टीरियर पाउच आप देख सकते हैं डीप है, ठीक है। डीप इसलिए है कि आप वेजिना की लेंथ देखें। इंटीरियर जो वॉल है वेजिना की दैट इज 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर जो है वो ज़्यादा है 9 सेंटीमीटर, तो दैट्स व्हाई पोस्टीरियर पाउच इज डीप और देन पेरिटोनियम इज गोइंग ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द रेक्टम। तो ये इसके क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। यूट्रस की तीनों लाइनिंग्स उन्होंने पिक्चर में दिखाई हुई है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। और उसके बाद जो है ये सुप्रावजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स है और उसके बाद विजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स है। सर्विक्स का जो पार्ट जो जहाँ पे वेजाइना सर्विक्स पे अटैच होता है, बिलो जो पार्ट होता है उसको विजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स कहते हैं और अबव होता है उसको सुप्रावजाइनल कहते हैं। इसी तरह आपको जो ब्लैक वाली पिक्चर है उसमें आपको एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन की भी साइड ज़्यादा बेहतर आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट इज एंटी वर्जन एंड व्हाट इज एंटी फ्लेक्शन। ठीक है जी, और रिट्रोवर्जन और रिट्रोफ्लेक्शन भी जो है वो आपको इस पिक्चर में क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको पाउचेस पता होने चाहिए, इनकी सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए। अब इसमें जो पोस्टीरियर पाउच का एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि ऑल्दो कि अब तो अल्ट्रासोनोग्राफी बड़ी एडवांस हो गई हुई है, पहले अगर आपने एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विक कैविटी में आपको सस्पिशियस है कि ब्लड है, लाइक इन रप्चर्ड एक्टोपिक और कोई भी ऐसी कंडीशन है, तो हम नीडल डाल के पोस्टीरियर पाउच में देख सकते हैं। अगर ब्लड हो तो इसका मतलब है कि इंट्रापेरिटोनियल ब्लड है। ठीक है जी, पोस्टीरियर पाउच जो है वो डीप होता है, वो आपको क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं पेल्विक सपोर्ट्स पे। ऑब्वियसली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो है ऑर्गन्स जो है वो प्रोलैप्स कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पेल्विक ऑर्गन्स की जो है बिकॉज दे हैव कम्युनिकेशन आउटसाइड टू वल्वा वजाइना। ठीक है जी, तो इसलिए जो पेल्विक स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट दी गई हुई है, क्योंकि ह्यूमंस में जो पोस्चर है वो अपराइट है, तो ग्रेविटी का इफेक्ट हमेशा रहेगा। ये जो चार लेवल हैं सपोर्ट के, इसकी वजह से जो है पेल्विक ऑर्गन दे रिमेन्स इन देयर प्लेस। इसमें क्या आ जाता है, पेल्विक डायफ्राम आ जाता है, एंडोपेल्विक फेशिया आ जाता है, पेरिनियल मेम्ब्रेन का इतना रोल नहीं है, उसके बाद पेरिनियल बॉडी का मेन रोल है और लिगामेंट्स। ठीक है जी, अब आप पहले तो डायफ्राम पेल्विक डायफ्राम की पिक्चर देख लें। ये पिक्चर मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा लेक्चर में दिखाई की है। इसमें आपको मसल्स पता होने चाहिए। ठीक है जी, सबसे पहले तो आ जाते हैं लिवेटर एनाई के तीन पार्ट्स पीछे हैं, यूबोकॉक्सीजियस, यूबोरेक्टालिस, ठीक है, और इलियोकॉक्सीजियस, वो इसमें लेबल नहीं किए हुए। उसके बाद जो मसल्स हैं सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसफर पेरिनियल मसल्स और बल्बोस्पॉन्जियोसिस देख सकते हैं आपके इधर, स्टियोकोवनस या जो है वो अभी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो मसल्स के नाम जो है पेल्विक फ्लोर के वो आपको आने चाहिए। ये है जी, इसकी पिक्चर है पेल्विक कैविटी और पेरिनियम को जो सेपरेट चीज करती है वो पेल्विक डायफ्राम है। पेल्विक डायफ्राम किससे बनता है, लिवेटर एनाई से। लिवेटर एनाई की एनाटॉमी जो है वो काफी पूछी जाती है, इट इज अ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लिवेटर एनाई और उनकी ओरिजिन और इंसर्शन भी पूछी जाती है। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं लिवेटर एनाई बड़ा इसमें क्लियर आ गया है। लिवेटर एनाई के बेसिकली तीन पार्ट्स हैं, प्यूबोकॉक्सीजियस, यूबोरेक्टालिस एंड इलियोकॉक्सीजियस। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि प्यूबोकॉक्सीजियसली कॉक्सीजियस जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसकी ओरिजिन इंसर्शन अगर आपको ना भी आती हो तो आप उसकी नाम से अंदाजा लगा लें। प्यूबिक बोन से राइज करेगा और पीछे कॉक्सेस पे आके अटैच होगा। इसी तरह प्यूबोरेक्टालिस जो है प्यूबिक बोन से राइज करेगा और अराउंड द रेक्ट जो है रेक्टम, ठीक है, उसको सपोर्ट देगा। और उसके अलावा यूरिथ्रल ऑरिफिस और जो है वजाइनल ऑरिफिस उसके इर्द गिर्द इसके फाइबर्स जाते हैं, तो दैट इज प्यूबोरेक्टालिस। और इलियोकॉक्सीजियस है वो लैटरल बोन से जाके तो कॉक्सिक्स पे अटैच होता है। ये आप देख सकते हैं फैन शेप मसल है, गटर शेप है, लैटरल वाल्स ऑफ द पेल्विक से राइज करता है और मिड लाइन में आके दोनों इसके फाइबर्स आते हैं। ठीक है, तो ये एक स्लोपिंग गटर बनाता है। उसके अलावा पेरिनियल बॉडी आप देख सकते हैं, इट इज अ कंडेंसेशन जो है कंडेंस टिश्यू है जिसमें लिगामेंट्स भी हैं, मसल के फाइबर्स भी हैं और बिटवीन द रेक्टम एंड द वजाइनल ऑरिफिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन द पेल्विक सपोर्ट। और अगर पेरिनियल बॉडी डैमेज हो जाए तो और वजाइनल ऑरिफिस जो है वो इंक्रीज कर जाए तो जो है सब प्रोलैप्स के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद आ जाते हैं हम इस पिक्चर के ऊपर।
इसमें आपको डिटेल भी मैंने बता दी थी, लिवेटर एक्सप्लेन कर दिया, प्यूबोकॉक्सीजियस, प्यूबोरेक्टालिस एंड इलियोकॉक्सीजियस पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इनोरेक्टल हाइटस आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। उसके अलावा यूरेथ्रल हाइटस भी आपको नजर आ रहा है। बाकी सारे जो है लिवेटर एनाई की ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें आपको क्लियर पिक्चर नजर आ जाएगी। अब आ जाते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन क्या। तो पेरिनियल मेम्ब्रेन जो है इट इज अ ट्रायंगुलर मेम्ब्रेन इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द यूरोजेनिटल ऑरिफिस जो है वो आपको ये जो ग्रीन कलर की है दैट इज द पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। पेरिनियल बॉडी भी इसमें आपको नजर आ रही है और उसके अलावा जो है लिवेटर एनाई है वो भी आपको, जो ये ब्राउन सा कलर है वो लिवेटर एनाई है। अब पेरिनियल मेम्ब्रेन में जो ओपनिंग्स हैं दैट फॉर द यूरेथ्रा एंड द वेजिना। जो इंटीरियर 1/3 कंपार्टमेंट है इसका पेल्विक कैविटी का, पेल्विक आउटलेट का, उसके ऊपर एक पेरिनियल मेम्ब्रेन है प्रेजेंट है, ठीक है जी। ये इसकी कंपोजिशन है। अब आप ये देख लें कि ये सारे मसल्स जो हैं वो आके, डिफरेंट जो मसल्स हैं पेल्विक फ्लोर के, वो आके पेरिनियल बॉडी पे अटैच हो रहे हैं। इसमें क्या क्या जाता है, बल्बो कवर्नस, ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। एपिजोटमी जब दी जाती है तो इस पिक्चर से बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि बल्बो कवर्नस कट होता है और सुपरफिशियल पेरिनियल ट्रांसफर मसल जो है वो काटे जाते हैं, ठीक है। इसके कवर्नस जो है वो एपिजोटमी में नहीं कटता, और अगर एपिजोटमी प्रॉपर ना दी जाए और मिड लाइन हो तो पेरिनियल बॉडी भी डैमेज होती है, और साथ आपको क्लियर नजर आ रहा है कि स्फिंक्टर भी डैमेज हो सकता है। पीछे जो ब्लैक कलर के फाइबर्स हैं दैट आर ऑफ द लिवेटर लाइन। So perennial body क्या है? It is a irregular mass of variable size and consistency located at the midpoint of the line between the ischial tuberosities. Ischial tuberosities के level पे होती है. Lies in the subcutaneous tissue posterior to vestibule of the vagina and interior to the anal canal and anus. ठीक है जी, रेड कलर में जो शो हो रही है पिक्चर में, पिक्चर्स पे आप प्लीज ज्यादा कंसंट्रेट करो ताकि आपको एनाटॉमी क्लियर हो जाए। रेड कलर में जो है दैट इज पेरिनियल बॉडी, form the central point of the perineum and blends interior with the perineal membrane. Obviously जो interior 1/3 of the pelvic outlet है it is covered by perineal membrane, तो ये center point है। फंक्शन क्या है, इस गिव अटैचमेंट टू द पेरिनियल मसल्स। ये मैंने आपको पिक्चर में दिखा दिया कि पेरिनियल मसल्स यहाँ पे आके अटैच होते हैं। कौन कौन से, बल्बो कवर्नस, सुपर एंड ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, जिसमें सुपरफिशियल और डीप दोनों आ जाते हैं, and plays an important role in visceral support especially in females. तो perineal body का damage जो है it will lead to pelvic organ prolapse. ये अगेन perineal body की पिक्चर है, आपको क्लियर हो रहा है। मसल्स आपको आने चाहिए, इसको कवर्नस, बल्बस, स्पॉन्जियस, सुपरफिशियल ट्रांसफर पेरिनियल मसल्स, ठीक है जी। ये दोबारा वही पिक्चर है, डिटेल में आप देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यूट्राइन लिगामेंट्स की बात करते हैं। यूट्राइन लिगामेंट्स जो हैं, सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि जो ब्रॉड लिगामेंट है ये इट इज अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, इट इज अ नॉट लिगामेंट। क्योंकि अक्सर जो है इसमें सब लोग कह देते हैं कि जी सपोर्ट जब पूछी जाए तो ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट इज नॉट सपोर्ट, इट इज जस्ट अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। तो सबसे पहले तो आप अपने उससे कहते हैं इस बात को अपने जहन में क्लियर करें। अब हम आ जाते हैं लिगामेंट्स कौन कौन से। ये पिक्चर में बड़ी जबरदस्त लिगामेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। जो दो मेन लिगामेंट हैं दैट इज द यूट्रोसेक्रल एंड कार्डिनल लिगामेंट, और जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल और मैकेंड्रॉड लिगामेंट। इन ये जो दो मेन लिगामेंट है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यूट्रोसेक्रल आप देख सकते हैं दोनों पिक्चर्स में, अराइजिंग फ्रॉम द यूट्रस एंड अटैचिंग टू द सेक्रम। यूट्रोसेक्रल है तो आपको खुद ही इसके नाम से पता चल जाएगा, ठीक है, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आपको बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। ये मेन सपोर्ट है यूट्रस की, और अगर ये जो यूट्रोसेक्रल वीक हो जाए तो इट विल लीड टू द यूट्राइन डिसेंट। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा जो लिगामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट इज ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट और मैकेंड्रॉड लिगामेंट। सो तीसरा नाम है सर कार्डिनल लिगामेंट, अराइजिंग फ्रॉम द साइड्स ऑफ द यूट्रस एंड अटैचिंग टू द लैटरल पेल्विक वॉल। ये भी आप पिक्चर पे अगर देखो तो आपको नजर आ जाएगा। अब मैं उस पॉइंटर मेरे पास नहीं है जिससे मैं आपको बता सकूं। अच्छा जी, उसके पीछे दो इंपॉर्टेंट लिगामेंट हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इज द प्यूबोवेसिकल लिगामेंट। प्यूबोवेसिकल आप इंटीरियर कंपार्टमेंट देखो, इंटीरियर टू द ब्लैडर, ठीक है जी, ब्लैडर को अटैच कर रहे हैं प्यूबिक बोन से। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्लैडर की सपोर्ट में। ब्लैडर अगर ये प्यूबोवेसिकल वीक हो तो ब्लैडर विल डिसेंड थ्रू द इंटीरियर वजाइनल बोन। उसके बाद जो एक और लिगामेंट है इंपॉर्टेंट है, प्यूबस सर्वाइकल हो गया,
अच्छा, अब ये जो रेक्टो यूट्राइन सेप्टम है और रेक्टो यूट्राइन पाउच आप देख सकते हैं, इट इज फॉर्मिंग बिटवीन द रेक्टम एंड द वेजिना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो इसकी ये जो आपको वाइट स्पेसेस नजर आ रही हैं, ये स्पेसेस इस तरह नहीं होती, इसमें सारा फेशिया होता है। और उसके बाद क्यूबोबेसाइकल लिगामेंट के अलावा क्यूबो सर्वाइकल फेशिया, ये कहाँ से अराइज कर रहा है, सर्विक्स से जाता है और जाके प्यूबिक बोन पे अटैच करता है सर्विक्स की सपोर्ट में। तो ये सारे अगर लिगामेंट्स वीक हो जाएं तो पेल्विक ऑर्गन विल प्रोलैप्स। तो सेकंड पिक्चर में बिल्कुल एंड के ऊपर जो एक रिंग है जो कि दैट इज वो encircling both the vagina and the urethra, that is levator and eye. अच्छा, pelvic structures are divided into 3 compartments. क्या क्या कंपार्टमेंट है? इंटीरियर ऑब्वियसली पता है आपको, यूरेथ्रा ब्लैडर है, तो मिडल में यूट्रस एंड वेजिना है और पोस्टीरियर रेक्टम और एनस है। इसी हिसाब से फिर प्रोलैप्स को हम डिफाइन करते हैं। एक और बात जो है वो आपकी जो किताब में भी एक्सप्लेन की हुई है, वो है द लेवल ऑफ सपोर्ट्स। किस लेवल पे क्या सपोर्ट है जो कि पेल्विक ऑर्गन्स को मेंटेन रखती है अपनी अपनी जगह पे। तो जो बुक में आपकी दी गई है वो 3 लेवल्स दिए हुए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है जी। लेवल 1 सपोर्ट क्या है? जो लेवल 1 सपोर्ट है दैट इज द यूट्रोसेक्रल एंड कार्डिनल लिगामेंट, जो कि सबसे ऊपर है, and it gives support to the lower part of the uterus and cervix and the apical part of the vagina, that is the अपर पार्ट ऑफ द वेजिना। अगर हम वेजिना को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो अपर पार्ट ऑफ द वेजिना एंड द यूट्रस जो है उसको क्या सपोर्ट करता है? कार्डिनल लिगामेंट एंड द यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। पिक्चर में आप देख सकते हैं, जब तक कार्डिनल लिगामेंट और यूट्रोसेक्रल हिस्टेक्टमी में ये 2 लिगामेंट जब कटते हैं तो यूट्रस को हम निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं आफ्टर कटिंग इट फ्रॉम द वॉल ऑफ द वेजिना। ये जो लिगामेंट है दैट आर द लेवल 1 सपोर्ट। ठीक है, और ये किसको सपोर्ट करती है? यूट्रस एंड द अपर पार्ट ऑफ द वेजिना, अपर 1/3। दिस इज कॉल्ड लेवल 1 सपोर्ट, यूट्रोसेक्रल एंड कार्डिनल लिगामेंट। इस पिक्चर में बड़ा अच्छा क्लियर नजर आ रहा है, बाकी एनाटॉमी भी क्लियर है। ठीक है जी। जो फैन शेप मसल है दैट इज लैटरल सर्वाइकल, कार्डिनल और मैकेंड्रॉल लिगामेंट। जो पीछे आपको इंटीरियरली नजर आता है दैट इज द यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। रेड कलर में जो एट द लेवल ऑफ द सर्विक्स है दैट इज द यूट्राइन आर्टरी, और उसका रिलेशन आपको यूरेटर से भी बड़ा क्लियर नजर आ रहा है जो कि येलो कलर की है। ठीक है जी। तो इस ये बिल्कुल लैटरल होती है, और इसी में जब स्टेक्टमी में क्लैंप्स लगाते हैं तो इसी में ये खतरा होता है कि अगर लैटरल क्लैंप लगाएंगे तो यू विल आल्सो क्लैंप द यूरेटर। इसलिए जब क्लैंप्स लगाते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द यूट्रस इन स्टेक्टमी तो दे आर अप्लाइड एज क्लोज पॉसिबल टू द सर्विक्स। ठीक है जी। और अब आप ब्रॉड लिगामेंट भी दे सकते हैं। ब्रॉड लिगामेंट हैज नो रोल इन द सपोर्ट ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स। ठीक है जी, इस बात को प्लीज आप अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा जी, अब जब लेवल 1 डिफेक्ट होता है तो ज़ाहिर है अपर पार्ट में हो रहा है वेजिना के, तो क्या क्या प्रोलैप्स होगा? यूट्राइन डिसेंट होगा, अपर पोस्टीरियर से एंटेरोसील जो कि इंटेस्टाइन प्रोलैप्स कर सकती हैं, और अगर यूट्रस ऑलरेडी रिमूव है तो वॉल्व प्रोलैप्स हो सकते हैं। अब लेवल 2 जो सपोर्ट है वो है जी पेल्विक फेशिया। पेल्विक फेशिया जो है प्यूबो सर्वाइकल फेशिया और रेक्टोवजाइनल फेशिया। ये फेशिया जो है ऑल अराउंड द लेटरल साइड ऑफ द वेजिना, इंटीरियरली ब्लैडर को, जो ब्लैडर और उस यूट्रस के दरमियान स्पेस है उसमें प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर टू द यूट्रस होता है, और वेजिना और रेक्टम को भी सराउंड कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में कहते हैं, प्यूबो सर्वाइकल, ठीक है, प्यूबिक बोन से लेकर सर्विक्स तक, रेक्टोवजाइनल फेशिया। ठीक है जी। ये फेशिया अगर डेफिशिएंट हो जाए तो सेकंड जो लेवल 2 सपोर्ट है वो इफेक्ट होती है, एंड इट because it connects the vagina to the white line on the lateral pelvic wall through arcus tendineus। तो इसको ये laterally भी इसको lateral wall पे अटैच करता है, वेजाइना को सपोर्ट करता है, और इंटीरियरली पोस्टीरियरली जो है इंटीरियरली प्यूबिक बोन से जाके अटैच होता है। तो लेवल 2 सपोर्ट जो है दैट इज पेल्विक फेशिया, या इसको पैराकॉल्पस भी कहते हैं। ठीक है जी। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं पैराकॉल्पिंग, ये जो सारा फेशिया ये इस तरह होता नहीं है, ये फेशिया जो है कि वो डिफ्यूज सा होता है, लेकिन उन्होंने क्योंकि पिक्चर में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया हुआ। तो लेवल 2 सपोर्ट जो है प्यूबो सर्वाइकल फेशिया और रेक्टोवजाइनल फेशिया। ठीक है जी। लेवल 2 एंड लेवल 3 जो है लेवल 2 सपोर्ट ये है। ठीक है जी। उसके बाद
आ जाते हैं, अगर इसमें डिफेक्ट हो तो विजाइनल वॉल प्रोलैप्स करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं लेवल 3 सपोर्ट। लेवल 3 सपोर्ट क्या है? लेवल 3 सपोर्ट जो है वो मेनली जो है लिवेटर एंड आई का फेशिया एंड पोस्ट पेरिनियल बॉडी। आपकी बुक में उन्होंने ज़्यादा मेंशन किया है कि पेरिनियल बॉडी इज द लेवल 3 सपोर्ट। पेरिनियल बॉडी डैमेज हो जाए तो जो है विजाइनल ऑफिस ओपन हो जाता है और ज़्यादा चांस होते हैं कि इंटीरियर पोस्टीरियर विजाइनल वॉल प्रोलैप्स हो जाए। तो ये 3 लेवल्स की जो सपोर्ट है ये आप प्लीज़ याद रखिएगा, इसे कहते हैं। आपको पता होना चाहिए लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, लेवल 3 क्या है, किसके लेवल पे जो सपोर्ट वीक होती है तो कौन सा ऑर्गन प्रोलैप्स करता है। ठीक है जी। Levator and eye muscle. So interiorly is there obviously urethra, urogenital diaphragm and laterally levator and eye fascia, posteriorly perineal body है। अब level 1 for the proximal 1/3 of vagina and upper and the lower part of the uterus. Supporting elements are cardinal and uterosacral ligament. Levels of 2 support for the middle 1/3 of the vagina, paravaginal fascia, that is pubocervical and rectovaginal fascia, and level 3 for the distal 1/3 of the vagina and the introitus, levator and eye and perineal muscles की बजाय आपकी कुछ जगह जो है perineal levator and eye है, लेकिन आपकी बुक में perineal body है, इसलिए आपकी आप बॉडी मेंशन करोगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है जी। फिर ये एक नेक्स्ट पिक्चर दोबारा है, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्यूबस सर्वाइकल फेशिया नज़र आ रहा है, वहाँ से राइज कर रहा है, सर्विक्स से जा रहा है, प्यूबिक बोन पे जाके अटैच हो रहा है। लेवेटर एंड आई की पिक्चर नज़र आ रही है आपको, ठीक है। यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, और ये सारे जो है ये मिल्क पेल्विक ऑर्गन्स को अपनी जगह पे जो है वो कायम रखते हैं, अदरवाइज जो है पेशेंट विल हैव प्रोलैप्स। सो प्रोलैप्स होता क्या है? इटियोलॉजी, सबसे जो मेन इटियोलॉजी है वो है मेनोपॉज। उसके बाद आ जाती है बर्थ इंजरी, prolonged bearing down in the second stage, delivery of the big baby, rapid cessation of the pregnancy, lack of rest in purpurea, peripheral nerve injury, raised intra-abdominal pressure, pelvic surgeries congenital. These are the different risk factors. तो ये जब आपने prolapse की पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स आपने उनसे पूछने हैं। ऑब्वियसली पेशेंट 55-60 किया तो मीनोपॉज, क्यों? मीनोपॉज की वजह से की प्रोलैप्स क्यों करता है? क्योंकि ईस्ट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट। तो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द लिगामेंट्स और द जो है पेल्विक मसल्स। ईस्ट्रोजन की विड्रॉल से जो है ये सारी जो लिगामेंट्स और ये है वीक हो जाते हैं, दैट विल उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। इसके अलावा बर्थ इंजरी, बर्थ ऑफ द गुड साइज बेबी, प्रोलॉन्ग लेबर, प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज, ठीक है, उसमें जो है नर्व डैमेज है, पुडेंटल नर्व का डैमेज ज़्यादा होता है जिसकी वजह से कोलैप्स का इंसिडेंस बढ़ जाता है। उसके बाद रिपीटेड प्रेगनेंसी, उसमें मल्टी पैरासोमन जिनके 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे होते हैं उनमें बड़ा कॉमन है। इसके अलावा जो हैवी वर्क करती हैं खवातीन, ठीक है, ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हैं या स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ के ज़्यादा काम करती हैं, उनमें ज़्यादा इंसिडेंस है। उसके अलावा रेज इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर, किसी भी वजह से क्रॉनिक कफ, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, लंग से क्रॉनिक कंप्लेंट है जिसकी वजह से हर वक्त वो खांसी ठीक नहीं होती। उसके बाद पेल्विक फ्लोर सर्जरीज जो हैं दे विल आल्सो लीड टू द इंक्रीज चांसेस ऑफ प्रोलैप्स। और कंजेनिटल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर कंजेनिटल वीकनेस है। Prolapse of the menopausal age when the pelvic floor muscle weakens due to estrogen deficiency and decreased collagen content in fascia lead to atonicity and asthenia that follow menopause. इसकी वजह ये है। Birth injury क्या करती है? There will be excessive stretching of the pelvic floor muscle and ligaments, and overstretching causes atonicity. Perineal tear is less harmful than overstretching, whereas torn muscles could be stitched or toned up. ठीक है जी। तो स्ट्रेचिंग की वजह से जो है मसल्स जो है, अगर टीयर आ गया तो उसको तो आप स्टिच कर लोगे, लेकिन ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से जो मसल फाइबर्स डैमेज हो गए वो ठीक नहीं हो सकते और उनकी टोन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। पेरिफेरल नर्व इंजरी में आ जाता है पुडेंटल नर्व डैमेज ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है, फोर्सेप्स डिलीवरी है, तो उसमें सब प्रॉब्लम हो सकती है। Delivery by untrained dayas. This is because the patients are made to bear down before full dilatation of the cervix and the bladder is not empty. Prolonged bearing down in the second stage. Laceration of the perineal body during childbirth, unless suture immediately will widen the hiatus urogenitalis. ठीक है जी।
तो जो होम डिलीवरीज हैं स्पेशली कंडक्टेड बाय अनट्रेन्ड दाइज, ठीक है, प्रोलॉन्ग पुशिंग जो है, क्योंकि अक्सर जो है दाइज जो होती है एलएचवीज वो बिफोर द फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स जो है पुश कराना शुरू कर देती हैं। एक्टिव पुशिंग शुड बी डन ओनली इन द एक्टिव पार्ट ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ये भी नहीं कि पूरी सेकंड स्टेज में पुश करें, जब सेकंड स्टेज में जब व्हेन द मैटरनल डिजायर जो है पुश करने की हो तो तब पुश करना चाहिए, अदरवाइज इट विल लीड टू पेल्विक फ्लोर डैमेज। उसके बाद डिलीवरी ऑफ द लार्ज बेबी, lack of breast in perpurium, lack of any pelvic exercise and rapid cessation of the pregnancy, ये सारे वो फैक्टर्स हैं that will lead to prolapse। रेस इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर में जैसे मैंने आपको बताया था क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आ जाता है, लार्ज एब्डोमिनल ट्यूमर्स, ओबेसिटी, स्मोकिंग, क्रॉनिक कफ, कॉन्स्टिपेशन, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग। प्रोलैप्स इन अनमैरिड और नलीपरस वुमन, उसमें स्पाइना बाइफिडा पेल्टा हो सकता है, स्प्लिट पेल्विक्स, कोलिजन मस्कुलर डिजीज आ सकती है। ठीक है जी, ये किस में होता है? अनमैरिड नलीपरस वुमन में। ठीक है, तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कंजेनिटल वीकनेस ऑफ द पेल्विक फ्लोर है? एक तो ये कि बिल्कुल वो यंग एज में 20 साल में कोई आ जाए, 22 साल में आ जाए, अनमैरिड हो। उसके अलावा पेशेंट को प्रेसिपिटेट लेबर्स की हिस्ट्री हो कि फौरन से विद इन 1 और 2 आवर्स अगर वो लेबर हो जाए, या फैमिली हिस्ट्री हो प्रोलैप्स की। सर्जरीज कौन सी हो सकती है? एब्डोमिनोपेरिनियल एक्सियन ऑफ द रेक्टम एंड रेडिकल वल्वेक्टमी, ये रेक्टम हो सकता है, ये वल्वा हो सकते हैं, और उसके अलावा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की जो प्रोसीजर्स हैं दैट विल आल्सो लीड टू प्रोलैप्स। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए कि उसको उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है प्रोलैप्स की। प्रोलैप्स जो है उसको हम 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल। इंटीरियर में क्या आएगा? इंटीरियर में आपको पता है कि देयर विल बी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। सो अपर टूथ प्रोलैप्स ऑफ द अपर टूथ हेड इज कॉल्ड सिस्टोसील, दैट इज द प्रोलैप्स ऑफ द ब्लैडर। और जो लोअर 1/3 है दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रोसील, दैट इज द प्रोलैप्स ऑफ द यूरेथ्रा। ऑब्वियसली पहले यूरेथ्रोसील होगी एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय सिस्टोसील। उसके बाद जो मिडिल कंपार्टमेंट है वो क्या है? उसमें ऑब्वियसली यूट्रस प्रेजेंट है, तो यूट्राइन डिसेंट होगा, विद इन द वेजिना होगा, देन भी आउटसाइड होगा। इट इज कॉल्ड द यूट्राइन डिसेंट और यूट्राइन प्रोलैप्स। और उसके बाद आ जाता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, अपर 1/3 इंटेरोसील, पाउच ऑफ डगलस हर्निया, यानी कि वो आपको पाउच ऑफ डगलस से प्रोट्रूड करके और उसमें इंटेस्टाइन की पल्सेशन भी फील होती है अगर पेशेंट कम करे। और अगर लोअर थर्ड है, ऑब्वियसली इसमें पहले लोअर थर्ड का रेक्टल प्रोलैप्स होगा एंड देन फॉलोड बाय द इंटेरोसील। तो ये 1 by 1 होते हैं। अच्छा जी, अब आप ये पिक्चर में देख सकते हैं सिस्टोसील, जहाँ पे एरो लगा हुआ है उस पर कंसंट्रेट करें। पहले तो एनाटमी सारी एकदम देखें, ब्लैडर किधर है, रेक्टम किधर है, पाउच ऑफ डगलस किधर है, उन्होंने लेबल भी किया हुआ है। और जो है उसका जो बल्ज आपको नजर आ रहा है, नॉर्मली बल्ज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड सिस्टोसील, प्रोलैप्स ऑफ द ब्लैडर। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी जो पिक्चर है उसके साथ ही राइट साइड पे, उसमें आप यूरेथ्रोसील देख सकते हैं कि ब्लैडर जो है वॉल है वो वेजिना में उसकी कोई प्रोट्रूजन नहीं है, लेकिन यूरेथ्रा से वहाँ प्रोट्रूड हो रही है, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रोसील। उसी तरह फिर अब आप देख सकते हैं कि रेक्टोसील देख सकते हैं कि इंटीरियर वोजाइनल वॉल तो ठीक है, लेकिन पोस्टीरियरली जो है रेक्टोसील वो बल्ज बहुत ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड लोअर 2/3 रेक्टोसील। और उसी तरह फिर इंटेरोसील है। इंटेरोसील में आप देख सकते हैं पाउच के यूट्रस और रेक्टम के दरमियान इंटेस्टाइन है वो प्रोट्रूड कर रही है, और ये इंटेरोसील जो है वो अपर 1/3 में होगी, पाउच ऑफ डगलस। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट इसकी एक्सप्लेनेशन है। वैसे तो ज़्यादा क्लियर तो आप तब समझ आएगी जब आप पेशेंट में देखें या कोई वीडियो देखें। ठीक है जी। अब सिस्टोसील क्या है? द वेसिकल एंड द वजाइनल fascia are thinned out and fail to support the bladder so that the bladder collapses within the interior vaginal wall। जो ट्यूबोवेसिकल fascia है, ठीक है, वो जो है वीक हो जाता है और ब्लैडर विल कोलैप्स इन द इंटीरियर वजाइनल वॉल। ये ब्लैडर जो है वो इट इज प्रोट्रूडिंग इन द इंटीरियर वजाइनल वॉल। इसमें देख सकते हैं कि ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट भी आपको नजर आ रहा है और यूट्रोसेकल भी नजर आ रहा है। ठीक है जी। यूरेथ्रोसील में क्या होता है? व्हेन द यूरेथ्रा along with the lower 1/3 of the interior wall prolapse, failure of the pubocervical ligament। ये इसमें भी आप देख सकते हैं कि क्यूबिक बोन है, क्यूबो यूरेथ्रल लिगामेंट है, और जो वो वीक हो जाता है तो यूरेथ्रा विल प्रोलैप्स इन द इंटीरियर वजाइनल वॉल। अब आ जाते हैं जी यूट्राइन प्रोलैप्स पे। यूट्राइन प्रोलैप्स के 3 लेवल होते हैं, स्टेजेस बताई गई हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है जी।
अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है स्किल स्पाइन से जो है सर्विक्स थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है जी। अब लेवल जो स्टेज 1 प्रोलैप्स, उसमें क्या होता है, इसमें आपको कार्डिनल लिगामेंट बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, आपको यूट्रोसेक्रल भी लिगामेंट भी नजर आ रहा है। तो स्टेज 1 में क्या होता है कि जो सर्विक्स सेट लाइज बिलो द लेवल ऑफ द स्किल स्पाइंस बट विद इन द इंट्रोइटस। इंट्रोइटस से बाहर ऑब्वियस नहीं होता, वो इंट्रोइटस के अंदर ही होता है, लेकिन वो डिसेंड करता है। उसके बाद जो अभी किताब में स्टेज 2 दी हुई है, उसमें क्या है कि वो टीचेस अप टू द हाइमन, ठीक है जी। और स्टेज 3 है, इट इज लाइंग आउटसाइड द हाइमन। तो इस पिक्चर बड़ी अच्छी सेल्फ इलस्ट्रेटरी है, आपको नजर आ रहा है कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव प्रेस, ऑब्वियसली एक दिन में तो नहीं होगा, साल लगेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोलैप्स बढ़ता जाएगा और यूट्रस जो है प्रोग्रेसिवली नीचे आती जाएगी। So stage 0 is normal position of each respective site. Stage 1 is descent of the uterus to any point in the vagina above the hymen. ठीक है जी। Stage 2 descent of the uterus up till the hymen. Stage 3 is descent of the uterus halfway past the hymen. It is lying outside the hymen. और जो complete polydentia है, that is the स्टेज हो, उसमें क्या होता है पूरी बॉडी ऑफ द यूट्रस। स्टेज 3 में तो होगा ना कि सर्विक्स का पार्ट आपको बाहर नजर आ रहा होगा, लेकिन स्टेज 4 जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन है, काफी अब तो रेयरली देखी जाती है कि बॉडी ऑफ द यूट्रस आप फंडस भी फील कर सकते हो, अबव द जो है यूट्रस के ऊपर भी आप फील कर सकते हो, यानी कि फंडस तक जो पूरा पोर्शन है यूट्रस है वो बाहर आ रही है। दैट इज द स्टेजेस ऑफ द डिसेंट। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ग्रेडिंग या स्टेजिंग। ये आप स्किल स्पाइंस आपको नजर आ रही है, नॉर्मली जो है वो स्किल स्पाइन के लेवल पे होती है, फिर स्टेज 1 में नीचे आ गई है, स्टेज 2 में हाइमन तक आ गई है, स्टेज 3 में बाहर आ गई है, स्टेज में पूरा कंप्लीट प्रेसिडेंशियल। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द ये प्रोलैप्स, स्टेजेस ही पूछी जाती हैं, और ये भी पूछा जाता है टाइप्स ऑफ द प्रोलैप्स। जो टाइप्स ऑफ प्रोलैप्स है उसमें आपने बताना है एंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स और मिडिल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स। उसमें जो है स्टेजेस में आपने स्टेज ग्रेड 1, ये बुक में चेक कर लो, स्टेजेस हैं, तो उसमें आपने ये बताना है कि कौन सी स्टेज है। Again, repetition descent of the cervix into the vagina up to the cervix to the introitus, outside the introitus providentia, all of the uterus outside the introitus. ये इस तरह का providentia होता है with the passage of time। ये आपको ये पिक्चर अच्छी है, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर नजर आ जाएगा। इस तरह प्रोग्रेसिव जो है वो uterus जो है it is like coming outside introitus। होपफुली अब आपको कम से कम इतना तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सिम्टोमेटोलॉजी पे कि सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट किस तरह कंप्लेन करता है प्रोलैप्स में। सिम्टम जो है वो एक लंबी लिस्ट होती है सिम्टम्स की पेशेंट की, ये नहीं है कि सारे सिम्टम्स हर एक को होंगे, किसी को 2 होंगे, किसी को 4 होंगे, ठीक है, तो ये भी डिफरेंट वेरी करेगा। सो पेशेंट की कंप्लेंट क्या होगी, मरीज शी विल से समथिंग कमिंग आउट ऑफ वेजिना, कहेगी कि जी कोई रसोली या कोई चीज बाहर आती है, ठीक है जी, ये कंप्लेंट आएगी। एंड इट इज एग्रीवेटेड बाय स्ट्रेनिंग एंड कफिंग एंड बाय हैवी वर्क एंड इट रिड्यूस इटसेल्फ व्हेन शी इज लाइज। पेशेंट कहेगी जब मैं जी सारा दिन चलती रहती हूँ तो पूरा जो है जिस्म का हिस्सा बाहर आ जाता है, और जब मैं लेट जाती हूँ या रेस्ट करती रहती हूँ तो वो अंदर चला जाता है, ठीक है। ये भी प्रोग्रेसिव होता है, शुरू शुरू में सेल्फ जो है वो रिड्यूस हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ता जाता है तो फिर पेशेंट को मैनुअली रिड्यूस करना पड़ता है। और कई दफ़ा ऐसी स्टेज होती है कि इतनी स्वेलिंग और एडीमा हो जाता है, क्योंकि वो एक डिपेंडेंट पार्ट है, उसके ऊपर ग्रेविटी का असर है, तो उस पर एडीमा होता जाता है, तो फिर उसको रिड्यूस करना भी प्रॉब्लम जो है वो यूट्रस को या वो इंटीरियर सिस्टोसील या रेक्टोसील को रिड्यूस करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये भी प्रोग्रेसिव होता है। तो पेशेंट से आपने सवाल पूछना होता है कि जी ये तो कब से है और कितना जो है पार्ट बाहर आता है, और इट इज़ रिड्यूसेबल, यानी कि सेल्फ खुद रिड्यूसेबल है, मैनुअली रिड्यूस करना पड़ता है या रिड्यूस होता ही नहीं है। कुछ लोगों को प्रोलैप्स कब होता है, जब वो स्केटिंग जिसको कहते हैं उर्दू में पाँव बाहर बैठना, उस तरह बैठते हैं, या जो इंडियन कमोड्स हैं उनके ऊपर बैठते हैं तो प्रोलैप्स होता है, ठीक है। या वो ज़्यादातर इस तरह का काम करें जिस तरह खवातीन जो है ज़रा नीचे बैठ के फर्श के ऊपर जो है कपड़ा लगाती हैं, या घर के जो काम होते हैं झाड़ू वगैरह लगाना, तो उसमें प्रोलैप्स हो जाता है।
या जो ज़्यादातर खड़ी रहती है या जो उधर खेतों वगैरह में काम करती है, तो ज़ाहिर है उसमें भी आपको उसी पोजीशन में बैठना पड़ता है। तो वो भी कंप्लेंट अपने अपने हिसाब से और अपने अपने वर्किंग एनवायरनमेंट के हिसाब से वो आपको अपने लफ्ज़ों में कंप्लेंट बताएंगे। ठीक है जी। और जब आहिस्ता आहिस्ता प्रोलैप्स बढ़ता जाता है, एडीमा की वजह से स्वेलिंग होती रहती है, तो शी विल कंप्लेन दैट देयर इज डिफिकल्टी इन वॉकिंग, कैरिंग आउट हर एवरीडे एक्टिविटी। जब तक वो एवरीडे एक्टिविटीज को अफेक्ट नहीं करता, खवातीन जो है उस कंप्लेंट के साथ नहीं आती, क्योंकि इसमें सोशल रीजन भी वो हेसिटेट करती है ये कंप्लेंट बताने के लिए। सिम्टम्स जो है, एक बैक एक की भी काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। बैक एक क्यों होती है कि यूट्रस सेक्रल लिगामेंट जो है वो स्ट्रेस कर रहा है, ज़ाहिर तो पीछे बैक एक सेक्रल पेन होगी। और वो उसकी क्या टिपिकल हिस्ट्री होती है कि जी रात को शाम को ज़्यादा सारा दिन काम किया है, खड़ा हुआ है, तो वो रात को पेन ज़्यादा हो जाएगी और जो है वो लेटने से वो ठीक हो जाती है। अच्छा, एक जो कंप्लेंट है दैट इज ड्यूकोबिटस अल्सर। ये क्यों होता है? जब प्रोलैप्स लाइंग आउटसाइड द वजाइना, तो आप देख सकते हो सर्विक्स का पार्ट है, वजाइना के बाहर है। अब ऑब्वियसली डिपेंडेंट पोर्शन है, यहाँ पे एडीमा भी हो रहा है, वहाँ पे उसी तरह उसकी वीनस रिटर्न नहीं हो रही। ठीक है जी। तो वहाँ पर एडीमा वीनस इंगॉर्जमेंट की वजह से वो टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है। ऑब्वियसली जो फ्रिक्शन भी होती है थ्रू द लेग्स और जो है वो गारमेंट्स की वजह से, तो वो फिर एरिया जो है वो उसका डैमेज होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे अल्सर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं ड्यूकोबिटिस अल्सर। इसकी वजह से अक्सर पेशेंट जो है जो ज़्यादा जिनमें कोलैप्स हो जाता है वो डिस्चार्ज की और ऑफ एंड ऑन ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की भी कंप्लेंट करते हैं। ठीक है। उसमें आपने एक तो मे बी के अल्सर की वजह से ब्लीडिंग हो रही हो, लेकिन अंडरलाइन को यूट्राइन पैथोलॉजी भी आपने अपने दिमाग में रखनी होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि अल्सर की वजह से ब्लीडिंग हो, ये एंडोमेट्रियम भी अंडरलाइन हो सकता है। So they will be ulcer will be benign. It is present on the dependent part, and it is due to the venous stasis and tissue anoxia. It is treated by keeping the prolapse reduced, which will restore circulation and help in healing. Prolapse can be kept in reduced position by packing. इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ज़ाहिर है ये जो पेशेंट आपको पिक्चर में देख रहे हैं, ये 3rd डिग्री प्रोलैप्स है। ठीक है। अब इसे हमने पलपेट के नहीं देखा कि ये सर्विक्स है या ऊपर को यूट्रस का पार्ट भी नजर फील हो रहा है। मे बी ये कंप्लीट प्रोडेंशिया हो या ग्रेड 3 हो। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ऑब्वियसली सर्जरी शुड बी डन इन दिस पेशेंट। उसमें इसको इस कंडीशन में सर्जरी नहीं होगी, क्योंकि एडीमा इतना है, आपका जो है स्टिचेस आप लेंगे वो कट थ्रू हो जाएंगे। उसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को एडमिट करके इस प्रोलैप्स को मैनुअली रिड्यूस करके तो विजाइनल पैकिंग डाल देते हैं। ठीक है। और उसको किसी भी जो है वो लुब्रिकेटिंग एजेंट से, जैसे एक्टिव फ्लेविन मिलती है या कोई चीज़ मिलती है, उससे करके, और उसके बाद हम कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन पैकिंग करते हैं कि ये जो ऑर्गन है ये अपनी जगह पे रहे। जब ये अपनी जगह पे रहता है नॉर्मल अपनी विद इन द वजाइना, तो इसकी ब्लड सप्लाई रिस्टोर होती है, अल्सर जो है ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। क्योंकि ये इसके साथ सर्जरी से पॉसिबल नहीं होती। या दूसरा तरीका है कि इसमें पैसरी डाल दें ताकि ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पर चला जाए, इसकी ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो और ये हील हो जाए, अदरवाइज सर्जरी फेल हो जाएगी आपकी। इसलिए इसको भी ट्रीट करना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद आ जाती हैं यूरिनरी एंड डेफिकेशन प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली अगर इंटीरियर वजाइनल कंपार्टमेंट में प्रोलैप्स है तो उसको पेशेंट को यूरिनरी कंप्लेंट्स होंगी, और अगर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल कंप्लेंट है तो उसको जो है वो डेफिकेशन में प्रॉब्लम होगी। इसमें क्या क्या कंप्लेंट मरीज कर सकते हैं? इम्परफेक्ट कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन फ्रिक्वेंसी, उसमें डायरनल और नॉक्टर्नल हो सकती है। क्योंकि ब्लैडर नीचे आया होता है तो इनकम्प्लीट एम्पटिंग होती है, तो पेशेंट को बार बार जो है यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। क्रॉनिक सिस्टाइटिस होता है। कई दफ़ा ये होता है कि वो सिस्टोसिल इतना ज़्यादा बल्ज कर रही होती है कि वो ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता, तो शी हैव टू रिड्यूस मैनुअल रिडक्शन ऑफ द सिस्टोसिल शुड बी डन इनटू द वजाइना विद द फिंगर्स टू पास द यूरिन। तो ये सारी कंप्लेंट हो सकती है। स्ट्रेनिंग टू पास यूरिन, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो यूरिनरी सिम्टम जो है दे आर मस्ट टू आस्क यूरिन इफ द पेशेंट प्रेजेंट विद प्रोलैप्स। और कई दफ़ा ये होता है कि यूरिटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि ब्लैडर अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल जगह से नीचे आके वहाँ से यूरिटर किंक हो जाती है, एंड इट विल लीड टू बैक प्रेशर, हाइड्रोनेफ्रोसिस इन द केसेस ऑफ स्फीयर मैसिव प्रोलैप्स। ठीक है जी। यूटिलिटी डैमेज भी हो सकता है। इसलिए RFTs आर मस्ट बिफोर renal scan and renal function test, they are must before doing prolapse surgery। ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें आपने असेस लाजमन करनी होती हैं बिफोर गोइंग फॉर प्रोलैप्स सर्जरी। कि किडनी डैमेज तो नहीं है,
और उससे कहते हैं उसमें और कोई मसला तो नहीं है, ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें आपने इवेल्युएट करानी है जब आपने पेशेंट को सर्जरी के लिए लेके जाना है, तो आपने उसको ये चीज़ें दोनों इवेल्युएट करनी है। उसके बाद ऑब्वियसली अगर जो है Rectosil है तो patient will have complaint of urgency, straining, feeling of incomplete emptying, pressure on the vagina or perineum to start or complete defecation। तो सारा ये bowels complaints patient को होगी। उसके अलावा वो पहले आपको बता दिया डिस्चार्ज कितने होगा कि वो अल्सरेशन की वजह से ही होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेंट अल्सरेटेड सर्विक्स होगा और डिक्यूबिटस अल्सर से डिस्चार्ज और ब्लीडिंग भी होगी। अच्छा जी, आप ज़ाहिर सिम्टम्स तो मरीज ने बता दिए। हिस्ट्री में जो दो पेशेंट बातें होती हैं, एक तो जो उसके फैक्टर्स हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, वो आपने देखनी होती है हिस्ट्री में, जिसके आपको मार्क्स मिलते हैं कि आपने पूछा कि बिग बेबी की डिलीवरी तो नहीं हुई, प्रोलॉन्ग लेबर तो नहीं थी, ऑब्स्ट्रक्टेड न्यूरोटोमी भी थी, पेशेंट का मेनोपॉज का पूछना है, फिर पेशेंट से आपने क्रॉनिक कफ का पूछना है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का पूछना है, ये सारे पॉइंट्स नोट आउट करने। उसके बाद हिस्ट्री में आपने ये सारी चीज़ें पूछनी है। यूरिनरी कंप्लेंट्स, बावल कंप्लेंट्स, एनी डिस्चार्ज, बैक एक की कंप्लेंट कब से है, प्रोग्रेसिव है, रिड्यूस होता है या नहीं होता, ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है। उसके बाद आ जाती हैं साइन, तो एग्जामिनेशन क्या करना है। अच्छा, एग्जामिनेशन में पहले तो जो था जी लेफ्ट लैटरल में पोजीशन किया जाता, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने लिथॉर्टल पोजीशन में लिखा है। लिथॉर्टल पोजीशन में क्या एग्जामिनेशन कैसे होता है कि पेशेंट शुड बी पुट ऑन अ टेबल, एग्जामिनेशन टेबल है, लिथॉर्टल पोल्स लगे हुए हों, पेशेंट को अनड्रेस करके कवर करके एज ऑफ द टेबल पे लाके तो लिथॉर्टल पोजीशन में एग्जामिन किया जाता है। अच्छा, उसके दो स्टेप्स हैं। अगर तो आपने स्ट्रेस ऑन कॉन्टिनेंस देखनी है कि उसको विद कफ जो है यूरिन लीक तो नहीं होता, तो पेशेंट विल बी एग्जामिन्ड विद द फुल ब्लैडर, ठीक है। अगर स्ट्रेस कॉन्टिनेंस डेमोन्स्ट्रेट हो गई, उसके बाद आप पेशेंट को कहेंगे ब्लैडर एम्प्टी कर ले, और उसके बाद फिर अगेन जो है आप उसको वो जो है प्रीनल एग्जामिनेशन करते हैं। अच्छा, उसके बाद वो भी मैंने क्लास में बारह बताया कि हमेशा जो है प्रोलैप्स जो है वो सिम स्पेकुलम से किया जाता है। बाकी हम सारी जो प्रोसीजर्स हैं, जिसमें सर्विक्स एग्जामिन करना है या रूटीन गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन है फॉर वजाइनल डिस्चार्ज, या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, या कोई पेल्विक या फाइब्राइड है या ओवेरियन ट्यूमर है, उसके लिए हम कस्को स्पेकुलम यूज करते हैं। लेकिन जो प्रोलैप्स का पेशेंट होता है, इसके लिए हम सिम स्पेकुलम यूज करते हैं, ठीक है जी। और उसी तरह हम तीन कंपार्टमेंट्स में एग्जामिनेशन करते हैं। इंटीरियर कंपार्टमेंट देखेंगे फॉर द सिस्टोसील एंड यूरेथ्रोसील, मिडिल कंपार्टमेंट फॉर द यूट्राइन डिसेंट, एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट फॉर द रेक्टोसील एंड इंटेरोसील। स्टेप बाय स्टेप तीन कंपार्टमेंट्स देखे जाते हैं बाय यूजिंग सिम स्पेकुलम, ठीक है जी। सो interior compartment sim speculum retracting the posterior vaginal wall, look for cystocele, lateral cystocele or paravaginal defects and stress incontinence। हम जो है यूट्रस और पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को सिम से पीछे करके तो हम इंटीरियर वजाइनल वॉल को देखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं मिडिल कंपार्टमेंट में, उसमें हम पोस्टीरियर इंटीरियर वजाइनल वॉल को उससे सिम से डिटेक्ट करके तो मिडिल कंपार्टमेंट में कंसंट्रेट करेंगे। उसमें हमने क्या देखना है, डिग्री ऑफ द डिसेंट देखना है, अल्सरेशन ऑफ द सर्विक्स देखनी है, वजाइनल कैरेक्टराइजेशन देखनी है। उसके बाद हमें देखना है सर्विक्स पे कोई लीजन तो नहीं है, मे बी कोई सीरियस सर्विक्स भी हो सकता है, सर्वाइकल जो है मैस हो सकता है, ये सर्वाइकल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, और अगर पैप्स में नहीं लिखी तो पैप्स में शुड भी लिखी। उसके बाद हम आ जाते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। उसमें जब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट देखेंगे तो इंटीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करेंगे, इंटेरोसील देखेंगे, बल्ज अपीयर्स फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। उसके बाद हम रेक्टोसील देखेंगे, ठीक है, टेरोसील देखेंगे, पूरा एग्जामिनेशन करेंगे, और उसके एंड पे हमें रेक्टल एग्जामिनेशन भी करना है। अच्छा जी, उसके बाद हमने प्रीनियल बॉडी को देखने के लिए हमने ट्यूबोकॉक्सीजियस पार्ट ऑफ द लेवेटर एंड आईज असेस्ड एट 4 एट 8 o'clock पोजीशन, प्रीनियल बॉडी को एग्जामिन करेंगे, और रेक्टल एग्जामिनेशन में हम टोन ऑफ द एनल स्फिंक्टर को भी चेक करेंगे कि टोन तो वीक नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये डैमेज होता है सिर्फ यूट्रस तक नहीं रहता है, इट इन्वॉल्व्स द टोन ऑफ द ब्लैडर एंड द टोन ऑफ द रेक्टम एज वेल, एनल कैनाल। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं वो एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। ये ज़ाहिर पेशेंट को अगर आपने सर्जरी करनी है, क्योंकि मोस्ट केसेस में ये सर्जरी ही की जाती है, ठीक है। आप कह लो कि 70% में सर्जरी और 30% में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। जो ग्रेड 1 है, स्टेज 1 जो है प्रोलैप्स, उसमें आप कंजर्वेटिव ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर द प्रोलैप्स रीचिंग अप टू द लेवल ऑफ द इंट्राइटस और लाइंग आउटसाइड द इंट्राइटस, तो मोस्टली जो है पेशेंट हैं दे वांट डेफिनेटिव सर्जरी।
इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपको पता नहीं चाहिए कि क्यों कौन सी चीज़ किस लिए करनी है। ये नहीं है कि वो रट्टा लगा के तो बस भेज दी। हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली जब पेशेंट एनेस्थीसिया देंगे तो हमने हीमोग्लोबिन हमें बतानी चाहिए। यूरिन एग्जामिनेशन पे अंडरलाइन यूरिन इन्फेक्शन, क्योंकि कोई भी जो इन्फेक्शन है वो सर्जरी का आपके फेलियर के चांसेस को बढ़ाती है। एक्सरे ईसीजी फ्रॉम एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू, अगर डिस्चार्ज की कंप्लेंट है, वेजिनाइटिस है, तो देन हाई वैजिनल स्वैब। आरएफटीज में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर प्रोलॉन्ग प्रोलैप्स है, थर्ड डिग्री कंप्लीट प्रोडेंशिया, तो आपने रीनल फंक्शन और अल्ट्रासोनोग्राफी करवानी है टू रूल आउट एनी पेल्विक मैस और हाइड्रोनेफ्रोसिस। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि कोई हम समझ रहे हैं कि जी सिर्फ एज रिलेटेड प्रोलैप्स है, लेकिन हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड इसलिए भी कराते हैं कि कोई भी बड़ा फाइब्रोइड हो सकता है, कोई ओवेरियन ट्यूमर अनडायग्नोस हो सकता है, कोई जीआईटी का इतना बड़ा मैस हो सकता है जिसने कि पूरे एब्डोमेन और पेल्विस को ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसकी वजह से प्रोलैप्स हो गया। इसलिए एक रूटीन पूरा एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड इज मस्ट बिफोर गोइंग फॉर द सर्जरी। अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की पेशेंट को कंप्लेंट है तो ऑब्वियसली हम यूरोडायनामिक स्टडीज कराएंगे। वो हम यूरोगायनोकोलॉजी जब आप नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर रीनल डैमेज है, मैसिव प्रोलैप्स है, तो फिर हम एडवांस इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे, दैट इज इंक्लूड आईवीपी और सीटी और एमआई, अदरवाइज दे आर नॉट इंडिकेटेड। मेनली हम ये जो ऊपर वाली इन्वेस्टिगेशन है यहाँ तक रहते हैं, हीमोग्लोबिन, एक्सरे ईसीजी, एलएफटीज आरएफटीज फॉर एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू, हाई वैजिनल स्वैब टू रूल आउट इन्फेक्शंस, ठीक है, और यूरोडायनामिक इफ नीडेड, अल्ट्रासाउंड टू रूल आउट पेल्विक मैस एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस। अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस से पूछा जाता है, डिफरेंशियल में क्या क्या आ सकता है, बल्बल सिस्ट और ट्यूमर, सिस्ट ऑफ द इंटीरियर वेजिनल वॉल जो गार्टनर सिस्ट है वो भी उससे मतलब दोनों कंफ्यूज हो सकती है। इजिप्शियन डायवर्टिकुलम हो सकता है, कोई सर्वाइकल फाइब्रोइड पॉलिप हो सकता है, क्रॉनिक इन्वर्जन हो सकती है। तो यू शुड नो द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्रोलैप्स, इट इज आल्सो आस्क्ड इन द यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। अच्छा जी, अब कॉम्प्लिकेशन मैं आपको बता दी हुई है, वो पहले भी बताया थी। किंकिंग ऑफ द यूट्रस रिजल्टिंग रीनल डैमेज, ठीक है जी, ये तो यूट्रस इतनी किंग हो जाती है कि उसकी वजह से रीनल डैमेज हो जाता है, बैक प्रेशर, हाइड्रोनेफ्रोसिस, रीनल डैमेज। उसके अलावा ड्यूरिंग सर्जरी, प्रोलैप्स में जब आप सर्जरी कर रहे हैं तो रिलेशनशिप आपने देख लिया है, इज लाइंग वेरी क्लोज टू द यूट्रस, तो सर्जिकल डैमेज हो सकता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकती है, इज अ लार्ज हिस्टोसील विद रेगुलर यूरिन। उसके अलावा डिक्यूबिटस अल्सर हो सकता है, और उसके अलावा रिंग पेल्सरी अगर काफ़ी देर तक छोड़ दिया जाए कैन आल्सो लीड टू मैग्नेसी। रिंग पेल्सरी मैं आपको बता देती हूँ आगे क्या है। अब आ जाते हैं प्रोफिलैक्सिस में। सबसे पहले ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रिवेंटेबल कंडीशन, तो कैसे प्रिवेंट की जाए, उसके ये डिफरेंट मेजर्स हैं। वो ये हैं, एंटीनेटल फिजियोथेरेपी, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ड्यू टेंशन टू वेट गेन, एनीमिया, दे शुड ऑल बी करेक्टेड। प्रॉपर सुपरविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, कि लेबर को प्रॉपरली मैनेज किया जाए, शुड नॉट बी बिकम अ प्रोलॉन्ग और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, टाइमली इंटरवेंशन की जाए, ठीक है, जो कि नेसेसरी है। उसके बाद अगर आप समझ रहे हैं कि गुड साइज बेबी, तो एपिजोटमी शुड बी, क्योंकि जो पेल्विक फ्लोर डैमेज हो जाता है विद रिपीटेड पुशिंग, वो तो आप करेक्ट नहीं कर सकते। एपिजोटमी तो आपका एक कंट्रोल इंसिजन होता है, उसको आप बाद में स्टिच कर सकते हो। और अगर फॉर्सेप्स हैं तो लो फॉर्सेप्स कैन बी अप्लाइड, प्रोलॉन्ग पुशिंग को प्रिवेंट करने के लिए आप उसको लो फॉर्सेप डिलीवरी कर सकते हैं। सूचर, पेनियल टियर्स शुड बी सूचर प्रॉपर्ली, पेशेंट शुड बी एडवाइज पोस्ट नेटल एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी, early postnatal ambulation, there should be adequate spacing of the birth between adequate spacing between the birth and avoid multiparity। अब ज़्यादा 8 9 10 बच्चे हैं तो आप एक बॉडी है ना, तो वो कब तक जो है वो कितना उससे कहते हैं एक आप कह सकते हो भार उठा सकती है, तो ऑब्वियसली will damage the pelvic floor very severely। एंड प्रोफाइलेक्टिक एचआरटी इन पोस्टनेटल पॉसिबल, उसमें भी प्रोलैप्स को भी ये प्रिवेंट करती है। तो दीज आर ऑल द प्रोफिलेक्टिक मेजर्स, सारे ये ट्रीट तो नहीं करेंगे, प्रोफिलेक्टिक है, एक दफ़ा अगर प्रोलैप्स हो गया तो फिर ये इन मेजर्स में कोई रोल नहीं रह जाता। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट जो है जी, सर्जिकल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन किस किस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले एज ऑफ द पेशेंट, ऑब्वियसली यंग पेशेंट है तो ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, ओल्ड पेशेंट है तो डिफरेंट होगा। दूसरा फैक्टर क्या है ट्रीटमेंट का, कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट। अगर सुअर कंप्लेंट्स हैं जो कि दैट आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, तो यू शुड
आइदर गो फॉर द सर्जरी। उसके बाद आज और जो कंडीशन आ सकती है, एज ऑफ द पेशेंट, कुछ पेशेंट इतने एल्डरली हैं कि दे आर अनफिट फॉर सर्जरी, तो उसमें फिर हमें सिर्फ कंजर्वेटिव मेजर्स ही हम बता सकते हैं। उसके अलावा फिटनेस मेडिकल डिसऑर्डर्स, कुछ ऐसे मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें आप सर्जरी नहीं कर सकते, उसमें भी फिर आपको कंजर्वेटिव मेजर्स जो है वो लेने पड़ते हैं। फैमिली, फैमिली कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, ठीक है जी। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये मद्देनजर रखे जाते हैं। हर ट्रीटमेंट हर मरीज के लिए नहीं होता, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो ट्रीटमेंट विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट, एज ऑफ द पेशेंट, वेदर फैमिली इज कंप्लीट और नॉट कंप्लीट। उसके बाद एक प्रेगनेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली हम उसको सर्जरी तो नहीं करेंगे ना, प्रोलैप्स अगर प्रेगनेंसी में है तो हम उसको यूट्रस को तो नहीं निकाल सकते, तो ज़ाहिर है उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होगा। फिर हम उसकी जो है उसके दूसरे जो डिसऑर्डर है उनको भी हमने जहन में रखना है, तो इसलिए जो है वो सब चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, दैन ट्रीटमेंट फिर डिसाइड करते हैं। तो सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है यूजली डन इन वुमन ओवर 40 ईयर्स। 40 की ज़ाहिर है तो मोस्ट लाइकली फैमिली भी कंप्लीट होगी, तो शी वांट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट उनमें करेंगे। ऑब्वियसली सर्जिकल ट्रीटमेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, जो सादी सी बात है। उसके बाद आ जाते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, इनमें करते हैं जिनमें बिल्कुल माइल्ड डिग्री का प्रोलैप्स होता है, ठीक है। स्टेज 1 जो होता है उसमें हम मैकेनिकल डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल भी सकते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट कोई नहीं है, या तो मैकेनिकल ट्रीटमेंट है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है, या सर्जिकल है। ये कोई दवाई नहीं है जो गोलियां खिला खिला के अब मरीज ठीक हो जाए, क्योंकि प्रोलैप्स के मरीज ऐसे आते हैं कि दवाई दे दें, तो ये दवाई से ये चीज़ नहीं होती। इट इज़ एनाटॉमिकल डिफेक्ट, तो इट शुड बी करेक्टेड। एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, करेक्ट करना पड़ेगा, आइदर आप मैकेनिकल डिवाइसेस से करें, दैट इज द रिंग पैसरी, ठीक है, वो पैसरी ट्रीटमेंट करें, या एक्सरसाइजेस बता दें। एक्सरसाइज भी सिर्फ स्टेज 1 में जो है वो फायदेमंद होती है, अदरवाइज नहीं होती। और या जो है वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस एंड मैकेनिकल डिवाइसेस, कब काम आएंगी? इन माइल्ड डिग्री ऑफ प्रोलैप्स, surgery not desired by the patient, or patient is either unfit for the surgery, or patient childbearing is not complete, or patient is pregnant, or patient is waiting for the surgery, ठीक है जी। तो ये सारे फैक्टर हैं जिनमें कि आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ये ट्रीटमेंट हमने कर लिया, तो मेरे ख्याल में अब हम जो है अगला जो है वो टॉपिक जो है ट्रीटमेंट का इन डिटेल वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। इसमें एक स्लाइड में आपको बता देती हूँ पेस्ट्री ट्रीटमेंट, ये सवाल भी पूछा जाता है, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ पेस्ट्री ट्रीटमेंट। अ यंग वुमन प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, ठीक है जी, ऑब्वियसली यंग वुमन में तो आप सर्जरी नहीं करेंगे, जो किसी प्रेग्नेंट भी होना है उसमें आप पेस्ट्री ट्रीटमेंट करेंगे। अर्ली प्रेगनेंसी में, ठीक है, यूजली जो है प्रोलैप्स होता है आफ्टर 18 वीक्स जो है, क्योंकि यूट्रस बिकम एब्डोमिनल ऑर्गन, तो प्रोलैप्स ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। तो इनिशियल फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोलैप्स कंप्लेन करता है, उसमें आप पेप्सी दे सकते हैं। पेट्यूरियम में ऑब्वियसली सर्जरी नहीं करनी, तो पेस्ट्री ट्रीटमेंट इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। टेम्परेरी यूज व्हेन क्लियरिंग इन्फेक्शन इन ड्यूपिटस अल्सर, जाहिर है अगर ड्यूपिटस अल्सर हील करना है तो आप पेस्ट्री डाल दें ताकि वो जो है ऑर्गन आपका वो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पर चला जाए और वो हील हो जाए अल्सर। वुमन अनफिट फॉर सर्जरी इन केस वुमन रिफ्यूजेस फॉर सर्जरी, ठीक है। ह्यूमन वेटिंग फॉर द सर्जरी, कई दफ़ा किसी हॉस्पिटल में लिस्ट पे बारी नहीं आ रही होती, तो उसमें पेशेंट को अपने टाइमिंग अगर जो है थोड़ा सा हेल्प आउट करना है तो उसमें आप जो है वो उसको पेस्ट्री ट्रीटमेंट रखते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट पेस्ट्री ट्रीटमेंट्स। अच्छा जी, अब मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेस्ट्री, दो तरह की पेस्ट्रीज आती हैं। ये पॉलीविनाइल मटेरियल जो होता है उसकी बनी होती है, सॉफ्ट मटेरियल, अदर सपोर्ट और स्पेस फिलिंग। सपोर्ट जो है पेस्ट्री उनमें दी जाती है यंग पेशेंट में और जिनमें पीरियड बॉडी इंटैक्ट हो, अपनी नॉर्मल हो, ठीक है। तो उसमें स्टेज 1 और 2 प्रोलैप्स में हम रिंग पेस्ट्री देते हैं, और स्पेस फिलिंग जो लार्ज बड़ी पेस्ट्रीज होती हैं जिसको गेलहॉर्न या क्यूब पेस्ट्रीज कहते हैं, दे आर गिवन फॉर द एडवांस स्टेजेस। ये आप ऊपर वाली दे सकते हैं रिंग पेस्ट्री, या नीचे वाली जो है वो गेलहॉर्न और ट्यूब पेस्ट्रीज है, ठीक है, ऊपर वाली रिंग पेस्ट्रीज है, ठीक है जी। ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सपोर्ट पेस्ट्रीज एंड जो है स्पेस ऑक्यूपाइंग पेस्ट्री। रिंग पेस्ट्री देख सकते हैं आप, फर्स्ट पिक्चर जो है वो मैं पढ़ रही हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स, द मोस्ट कॉमन पेस्ट्री एंड द इजीएस्ट टू यूज, ठीक है जी। ये पेस्ट्री आपने डाल दी, वो अपनी जगह पे रही और उसने जो है वो प्रोलैप्स को करेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी पेस्ट्री है दैट इज जी
Hair rung pessary, cystocele and rectocele with or without uterine collapse. May be manually molded. It rests along the anterior vaginal wall to sterilize the bladder and the lateral bars sterilize straddle the rectum. ठीक है जी. और इसकी आप शेप भी देख सकते हैं, प्रोवाइडिंग सपोर्ट वाया द लिवेटर सीलिंग. ठीक है जी. तो ये जो है ये सिस्टोसील को भी थोड़ा सा करेक्ट कर रही है और ये सपोर्ट भी दे रही है. उसके बाद हॉज पेस्ट्री आ जाती है, माइल्ड सिस्टोसील इन वुमेन विद अ नैरो प्यूबिक आर्च एंड फॉर करेक्टिंग अ रिट्रोवर्टेड, उसमें भी ये दी जा सकती है. उसके बाद जो है ट्यूब पेस्ट्री आ जाती है, गेलहॉर्न पेस्ट्री आ सकती है, थर्ड डिग्री यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स विद डिक्रीज पेरिनियल सपोर्ट, जिसमें पेरिनियल बॉडी डैमेज होगी भी है, उसमें हम ये गेलहॉर्न पेस्ट्री देंगे. और ये डिफरेंट टाइप्स की पेस्ट्री है. बेसिकली आपको रिंग पेस्ट्री और स्पेस ऑक्यूपाइंग पेस्ट्री इसका पता होना चाहिए. तो ये जो है पेस्ट्री ये डिफरेंट लेवल पे जाके सपोर्ट देती है. लिमिटेशंस क्या है? दे आर नेवर क्यूरेटिव, ओनली पैलिएटिव. ठीक है जी. ये उस डिजीज प्रोसेस को तो ज़्यादा करेक्ट कर रही है, जो एनाटॉमिकल डिफेक्ट है वो तो रहेगा. ठीक है जी. दूसरी बात है, इनको हर 3 से 6 महीने बाद चेंज कराना पड़ता है. ठीक है. और क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है तो दे विल कॉज सम टाइप ऑफ वैजिनल इन्फेक्शन. सम पेशेंट आल्सो कंप्लेन ऑफ डिस्पेरोनिया. उसके अंदर से पेस्ट्री एक्सपल्शन भी हो सकती है. कुछ पेशेंट आते हैं जिनमें अगर साइज ठीक ना हो तो वो यार कंप्लेन करेंगे कि पेस्ट्री जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली निकल गई. इसलिए जो मोटिवेटेड पेशेंट होते हैं, एजुकेटेड हैं, वो तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी लो क्लास है वो उनमें पेस्ट्री का फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा है. एक्सपल्शन हो सकती है. उसके बाद फॉरेन बॉडी ऑब्वियसली इट कैन कॉज अल्सर. Rarely it can cause even cervical or vaginal cancer and a vesicovaginal fistula. And it do not cure urinary stress incontinence. So these are the drawbacks of the pessary. अब जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो इंशाल्लाह हम मंडे को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. So that's all for today's lecture.